नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी ऑन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था। वेल्डिंग पदार्थों के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था। उसके पहले दोस्तों हमने यूट्यूब की 2 क्लासेज में इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है मरोड़ के कारण लंबा फिलेट वेल्ड। इंग्लिश में बोले तो लॉन्ग फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2 ऊर्ध्वाधर प्लेट, 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट तो ऐसे रखी हुई है क्षैतिज समतल पर, और एक प्लेट ऐसे रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी टी शेप बन रहा है। क्या शेप बन रहा है? टी शेप। एक प्लेट को तो अपन ने क्षैतिज दिशा में रख दिया और एक प्लेट को इस प्लेट के ऊपर रखा है, ऐसे रखा है, और ऐसे करके इधर भी वेल्ड कर दिया और इधर भी वेल्ड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लेटों को अपन ने एक वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा जोड़ा है। ये इस वेल्ड की लंबाई है, पूरी प्लेट के यहाँ से यहाँ तक हमने वेल्ड किया है। ये वेल्ड की लंबाई L है दोस्तों। ये कंट की मोटाई T है दोस्तों। ये वेल्ड की साइज S है दोस्तों। अब अपन ने क्या किया दोस्तों, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जेड अक्ष है एक प्लेट पे। ये जेड अक्ष के रेस्पेक्ट में अपन ने टॉर्जन लगाया, ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया ऊपर वाली प्लेट पे। ये तो एक्स अक्ष है, ये इधर वाई अक्ष है और ये इधर जेड अक्ष है। इधर एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष और इधर जेड अक्ष। जेड अक्ष पर अपन ने इस प्लेट के रेस्पेक्ट में एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, एक टॉर्जन लगाया, एक मरोड़ आघूर्ण लगाया। अब दोस्तों, इसको अपन ने मरोड़ आघूर्ण लगाया, यानी इस प्लेट को हम घुमाएंगे। इस प्लेट को हमने घुमाया तो यहाँ पे ये घूमने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी? तो करेगी, लेकिन यहाँ वेल्डिंग जॉइंट होने के कारण ये घूम पाएगी क्या? ये अपने स्थान से विचलित हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और उसी प्रतिरोध के कारण एक कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा? कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखना, जब भी 2 प्लेटों को अपन इस प्रकार से जोड़ेंगे और जेड अक्ष पे रेस्पेक्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे, टॉर्जन लगाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वह कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा? कर्तन प्रतिबल। अब दोस्तों, यहाँ पे अपन ने ट्विस्टिंग मोमेंट की जगह बंकन आघूर्ण लगाया, मोमेंट लगाया कैपिटल M। क्या लगाया? कैपिटल T नहीं लगाया। कौन सा लगाया? कैपिटल M लगाया। तो फिर यहाँ पे कर्तन प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। फिर कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा? सिग्मा B, क्योंकि ये चीज़ अपन 100 में पढ़ चुके लास्ट है। वहाँ पे बंकन प्रतिबल उत्पन्न होगा। बंकन आघूर्ण लगेगा तो बंकन प्रतिबल उत्पन्न होगा, यानी सिग्मा B उत्पन्न होगा। तो जब मोमेंट M लगेगा तब तो सिग्मा B उत्पन्न होगा, और जब टॉर्जन T लगेगा तब कर्तन प्रतिबल टौ उत्पन्न होगा। क्योंकि यहाँ पे विरोध उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसी के कारण यहाँ पे प्रतिबल उत्पन्न होंगे। जब ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे तो टौ उत्पन्न होगा, और जब बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे तो सिग्मा B उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस वेल्ड को दोनों तरफ से, एक तो इधर से भी वेल्ड कर दिया और एक जो अपन को नहीं दिख रही वह साइड, पिछली वाली साइड से भी पूरा वेल्ड किया है। ये वेल्ड की लंबाई है 2 प्लेटों को। ठीक है दोस्तों, इन 2 प्लेटों को इस प्रकार से आरोपित करके, एक दूसरे के इसी प्रकार की शेप में आरोपित करके हमने ट्विस्टिंग मोमेंट T लगाया। तो इस वेल्डिंग जॉइंट की कितनी सामर्थ्य है, कितना फोर्स ये सहन कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस, अधिकतम प्रतिबल कितना इसके अंदर उत्पन्न हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस अपन इस वाले टॉपिक में करेंगे। इसके 2 केस हमने पहले पढ़ चुके हैं। एक छड़ पे हमने ट्विस्टिंग मोमेंट T लगाया था वृत्ताकार छड़ पे, और एक छड़ पे हमने मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट M लगाया था पिछले 2 केसों में। आज हम केस नंबर 3 की बात करें कि 2 लंबवत प्लेटें, 2 प्लेटें हैं जिनको लंबवत रखकर हमने क्या किया, वेल्ड किया है, उसकी स्ट्रेंथ हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी इस टॉपिक की थ्योरी होगी मैं बोर्ड में लिख दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जो थ्योरी में बोलता था अब यहाँ लिखी हुई भी रहेगी, तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। इसी कारण से मैंने ये डिसीजन लिया है। तो एक एक चीज़ आपको बोर्ड पे लिखी हुई मिलेगी। क्लास को आप पढ़ लो, उसके बाद नोट्स बना लेना। जो भी क्लास में जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है यही आपको नोट्स की PDF में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चित्रानुसार एक ऊर्ध्वाधर प्लेट एक क्षैतिज प्लेट से एक समान फिलेट वेल्ड द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये एक तो क्षैतिज प्लेट है और ये के ऊर्ध्वाधर प्लेट है और इसको अपन ने एक फिलेट वेल्ड के द्वारा जोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कैपिटल टी जो है वो ऊर्ध्वाधर प्लेट पर कार्यरत आघूर्ण है। ये ऊर्ध्वाधर प्लेट पर क्या लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट टी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, एल जो है वो वेल्ड की लंबाई है, ये वेल्ड की लंबाई है एल। इसके बाद दोस्तों एस, एस क्या है, वेल्ड की साइज है। वेल्ड की साइज क्या होती है इसके बारे में डिस्कस अपन पिछली क्लासों में कर चुके हैं। टी जो है दोस्तों एक खंड की मोटाई है। आपको पता है यहाँ से अपन इस वाले कर्ण पे लंब डालेंगे तो जो लंबाई आएगी उसी को बोलते हैं अपन खंड की मोटाई। ठीक है, जे जो है दोस्तों यहाँ पे वेल्ड का ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण है। क्या है, ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण किसका, इस वेल्ड का। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी ट्विस्टिंग मोमेंट टी लगेगा तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी। किसकी बात होगी, ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण की बात होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये वेल्डिंग जॉइंट है, इस वेल्डिंग जॉइंट का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण जो होगा वो हमें ध्यान रखना है। उसका फॉर्मूला होता है TL³/12। जैसे BD³/12 होता है आयत का, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर BD³/12, तो वहाँ BD³ की जगह यहाँ क्या गया TL³/12। टी क्या है, खंड की मोटाई है, एल वेल्ड की लंबाई है बटा 12। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लेटों को अपन दोनों तरफ वेल्ड कर रहे हैं। एक तरफ की वेल्डिंग तो हमें नज़र आ रही है और इसके पीछे वाली वेल्डिंग हमें नज़र नहीं आ रही है। दोनों तरफ से इसको क्या किया, उन्हें वेल्ड किया है, इस कारण इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ये 12 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। ये 6 बार कट गया तो यहाँ पे आ गया J बराबर TL³/6। तो दोस्तों ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। आघूर्ण के प्रभाव के कारण ऊर्ध्वाधर प्लेट जेड अक्ष के परितः अपने मध्य बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करने की कोशिश करेगी। ऊर्ध्वाधर प्लेट है तो करेगी। ठीक है, तो दोस्तों जो ये ऊर्ध्वाधर प्लेट है, ये ऊर्ध्वाधर प्लेट इस ट्विस्टिंग मोमेंट टी के कारण जेड अक्ष के सापेक्ष अपने मध्य बिंदु पर क्या करेगी, घूमने की कोशिश करेगी। ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, लेकिन ये घूमने देगा क्या, वेल्डिंग जॉइंट नहीं घूमने देगा, करेगी। तथा इस घूर्णन का प्रतिरोध, घूर्णन का प्रतिरोध आ गया, इस घूर्णन का प्रतिरोध क्षैतिज प्लेट पर 2 फिलेट वेल्ड के मध्य उत्पन्न कर्तन प्रतिबल द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो घूमना चाह रही थी लेकिन इसको बेचारे को घूमने नहीं देगा। कौन घूमने नहीं देगा, ये वेल्डिंग जॉइंट घूमने नहीं देगा। और ये कहाँ लग रहा है, क्षैतिज अक्ष पे लग रहा है, क्षैतिज प्लेट पे लग रहा है। तो जो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा वह भी किस पे लगेगा, क्षैतिज प्लेट पे लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कर्तन प्रतिबल जो उत्पन्न होगा वह क्षैतिज प्लेट पर उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे इस डेरिवेशन को समझते हैं। दोस्तों हम आगे चलते आगे। ये क्षैतिज कर्तन प्रतिबल जेड अक्ष पर 0 व प्लेट्स के अंत में अधिकतम होता है। दोस्तों जो यहाँ पे कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हुआ है वह जेड अक्ष पे तो 0 होता है, क्योंकि दोस्तों कर्तन प्रतिबल उत्पन्न कहाँ हो रहा है, अवरोध उत्पन्न कहाँ हो रहा है, क्षैतिज अक्ष पे हो रहा है। क्षैतिज अक्ष पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो जेड अक्ष तो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पे कर्तन प्रतिबल होगा क्या, नहीं होगा। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी जेड अक्ष पर कर्तन प्रतिबल का मान 0 होगा। जबकि दोस्तों क्षैतिज अक्ष पर प्लेट के अंत में, यानी प्लेट यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस प्लेट के अंदर में वेल्ड की लंबाई क्या होगी, अधिकतम होगी। और वेल्ड की लंबाई अधिकतम होगी तो जितना बड़ा या जितना लंबा वेल्ड होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और जितना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा उतनी ही ज़्यादा कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कर्तन प्रतिबल का मान है वह जेड अक्ष पर तो 0 होता है और प्लेट के अंत में क्या होता है, अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस टॉपिक की थ्योरी के बारे में। अब इसका डेरिवेशन हम करते हैं दोस्तों हम जानते हैं लास्ट ईयर में सोम में अपन ने पढ़ा था
लास्ट ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा था, एक टॉर्जन इक्वेशन पढ़ी थी, T/J बराबर τ/R। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सेकंड बुक में अपन ने एक टॉर्जन इक्वेशन पढ़ी थी, T/J बराबर τ/R। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से टाउ बराबर हम लिख सकते हैं, इसको इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो T/R/J। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों T तो इस पे लग ही रहा है। अब दोस्तों जो R होता है वो होती है मध्य बिंदु से बाह्य सतह की लंबाई। यही होता है कि अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था सोम में। तो मध्य सतह यहाँ पे आएगी, इस वेल्ड की मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और मध्य बिंदु से इसकी बाहरी सतह तक यानी यहाँ तक इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, R होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R होगी। R वही होती थी किसी भी छड़ की मध्य बिंदु से उसकी बाहरी सतह तक की लंबाई। तो मध्य बिंदु से यहाँ तक की लंबाई कितनी आएगी, ये टोटल L है, तो ये कितनी हो जाएगी, L/2। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्मॉल r का मान होगा वो बराबर होगा किसके, L/2 के। तो r की जगह अपन लिख सकते हैं L/2। और दोस्तों J का मान अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, इस वाले केस में क्या आएगा, TL3/6 यही आया था। अब दोस्तों यहाँ पे भी 2 बटा में, यहाँ पे भी 6 बटा में, तो कट जाएंगे, 3 बार कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये L भी कट जाएगा, यहाँ L² आ जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो टाउ बराबर आ जाएगा 3T/TL²। ये फॉर्मूला आ गया किसका दोस्तों, कर्तन प्रतिबल का। अब दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो कर्तन प्रतिबल मैक्सिमम की वैल्यू अपन निकालते हैं तो उसमें स्मॉल टी को किसके बराबर लेते हैं, 0.707 S के बराबर लेते हैं। एंगल 45 डिग्री होना चाहिए था। लास्ट क्लासों में हमने पढ़ा है यूट्यूब वाली में कि अगर अधिकतम प्रतिबल हमें निकालना है, टाउ मैक्सिमम हमें ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल टी बराबर हो जाएगा, यदि स्मॉल टी बराबर 0.707 इंटू S हो तो टी किसके बराबर हो जाए, 0.707 S के। एंगल 45 डिग्री होने पर टी इसके बराबर आता था। तो टी का मान यहाँ अपन 0.707 S पुट कर देंगे तो हमें टाउ का मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाएगा, यानी अधिकतम प्रतिबल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 3T/T की जगह 0.707 इंटू S इंटू L², टाउ मैक्सिमम बराबर। अब दोस्तों 3 में 0.707 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 0.707 का। तो ये हमारे को प्राप्त होगा दोस्तों 4.24। कितना प्राप्त होगा, 4.24 T/S/L²। तो दोस्तों ये अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम का मान आ जाएगा। किस केस में, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के लंबवत अवस्था में जुड़ रही है और पूरी लंबाई उसको क्या कर दिया गया है, वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा वेल्ड कर दिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा दोस्तों आएगा टाउ मैक्सिमम बराबर 4.24 T/S/L²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो 3 डेरिवेशन हमारे हो चुके हैं तीनों केस के। इन तीनों के फॉर्मूले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमारी क्लियर होगी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है अभी तक पिछली क्लासों में और आज की क्लास में, इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक ठोस शाफ्ट जिसका व्यास 50 mm है। तो दोस्तों एक ठोस शाफ्ट है जिसका व्यास हमें दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो हम नोट कर लेंगे गिवन डेटा में। तो शाफ्ट का व्यास दे रखा है, डी बराबर हमें दे रखा है 50 mm और फिलेट प्लेट से 10 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है।
दोस्तों इस शाफ्ट को, जिसका व्यास 50 mm है, एक फिलेट प्लेट से जोड़ा जाता है और जहाँ जो फिलेट वेल्ड है उस फिलेट वेल्ड का जो साइज है वो कितनी है, 10 mm। यानी दोस्तों साइज यानी एस का मान हमें दे रखा है, वहाँ उसने ये नहीं कह रखा कि फिलेट वेल्ड की साइज है। अब इनको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने कह दिया कि फिलेट प्लेट से 10 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है, यानी ये उसकी क्या है, साइज है 10 mm की। ठीक है, अपन ने ये कौन सा केस हुआ, इसमें अभी पता नहीं चल रहा। हमने 2 केस पढ़े थे इसके पहले, केस फर्स्ट और केस सेकंड। एक प्लेट थी यहाँ पे, एक प्लेट ऐसे थी, वहाँ पे एक छड़ को हमने जोड़ा था, ऐसे जोड़ा था। एक बार उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया था और एक बार बेंडिंग मोमेंट लगाया था। क्वेश्चन में ज्ञात करना है अधिकतम मरोड़ आघूर्ण, यानी ट्विस्टिंग मोमेंट हमें ज्ञात करना है। तो केस नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, केस नंबर फर्स्ट वाला। एक छड़ है जिसका व्यास हमें दे रखा है, यहाँ पे एक प्लेट के द्वारा इसको वेल्ड कर दिया गया है और वेल्ड की साइज हमें दे रखी है कितनी, 10 mm। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसे यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वेल्ड की साइज दे रखी है अपन को 10 mm। ठीक है, इसके बाद यदि वेल्ड मटेरियल में अधिकतम कर्तन प्रतिबल टाउ का मान हमें दे रखा है, टाउ मैक्सिमम का अधिकतम क्या रखा है उसने, अधिकतम कर्तन प्रतिबल, यानी टाउ मैक्सिमम का मान हमें दे रखा है 80 मेगापास्कल, 80 मेगापास्कल। और दोस्तों मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि 1 मेगापास्कल जो होता है यह बराबर होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो मेगापास्कल की जगह पर न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अधिकतम मरोड़ आघूर्ण यानी टी हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस केस में मैंने बताया था आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे मित्रों तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट केस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वह पढ़ा था, वी नो दैट टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला पढ़ा था 2.83 टी पाई एस डी स्क्वायर, 2.83 कैपिटल टी पाई एस डी स्क्वायर। यह फॉर्मूला दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और टी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। टाउ मैक्सिमम का मान है दोस्तों 80 मेगापास्कल, 2.83 टी हमें ज्ञात करना है। पाई का पाई या पाई की जगह 3.14 भी लिख सकते हो। एस का मान 10 mm इंटू डी स्क्वायर 50 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पे सारे डायमेंशन, ये भी mm में है, ये भी mm में है और यहाँ पे भी mm स्क्वायर आ रहा है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अलग अलग डायमेंशन में होती तो अपन एक ही समान डायमेंशन में उनको कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टी हमें ज्ञात करना है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 2.83 बटा में आ जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 80 इंटू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.14 इंटू 10 इंटू 50 का स्क्वायर बटा 2.83। इसको सोल्व करेंगे मित्रों तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप इसे सोल्व करोगे 2.22 इंटू 10 की घात 6। और दोस्तों जो ये आंसर आएगा ये किस में आएगा, न्यूटन इंटू mm, क्योंकि दोस्तों बल आघूर्ण ये, ठीक है, मरोड़ आघूर्ण, और मरोड़ आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल कितना है, न्यूटन, और लंबवत दूरी mm है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू mm। दोस्तों मात्रक नहीं लगाओगे, यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, मात्रक जरूर लगाना। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको लास्ट ईयर सेकंड ईयर में सब कुछ बता चुका हूँ कि मात्रक नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। पेपर में हर चीज़ एग्जामिनर को बतानी है, पेपर इस प्रकार से करना है कि एग्जामिनर बिल्कुल गंवार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जब मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा बोर्ड पर लिखे कर सारी चीज़ें बोर्ड पर लिख दूँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा, तो अपनी यहाँ पर जो 30-40 मिनट की जो क्लास होगी वो आपकी 1-1.25 घंटे की क्लास के बराबर रहेगी। तो इसके टेंशन मत लेना, कोर्स में अच्छे से कंप्लीट करूँगा और बहुत शानदार क्वालिटी में आपको एक क्लास नज़र आएगी। तो अच्छे से पढ़ना, आज जो भी पढ़ा है जो, और अगली क्लास के पहले अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF मैं आपके स्टडी मटेरियल में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। वहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।